स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और ये जो स्थितियाँ हमें दी गई हैं इन्हें हमें द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, आप लोग समझिए। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई भी समीकरण इस तरीके से लिखा गया, देखिए अगर हमारे पास कोई भी समीकरण इस रूप में है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये जो हमारा समीकरण होता है यही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर ये जो स्थिति हमें दी गई है इस स्थिति को कुछ इस तरीके से हमें राइट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। चलिए हमारा जो भूखंड है किस आकार का है, आयताकार है। तो आप इसको आयताकार बना लीजिए। और ये जो आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका ये जो क्षेत्रफल में 528 वर्ग मीटर दिया गया है, इतना पूरा क्षेत्रफल दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है इसकी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई का दुगना। तो चौड़ाई ये है, अगर हम लोग चौड़ाई को x मान लें, आप लोग बात को समझिए, चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो हमारी क्या है लंबाई, चौड़ाई के दुगने से। तो भाई चौड़ाई x है, x का दुगना 2x हो गया, दुगने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। ये हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई। चलिए जो बातें हमने यहाँ पर करी मान लेते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है x मीटर, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी बताइए यहाँ से, 2x + 1 मीटर। अब स्टूडेंट हमें क्षेत्रफल दिया गया है और हम लोग आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। लिखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया, कितना दिया गया, 528 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर आप 528 रख दीजिए। लंबाई कितनी दी गई, x। लंबाई हमारे पास क्या है, 2x + 1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x + 1। और चौड़ाई कितना, देखिए हमने x माना है तो यहाँ पर x लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो लिखिए 528, इस x को मल्टीप्लाई करिए 2x से तो 2x² हो जाएगा। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो x हो गया। आगे देखिए, अब इस 528 को आप इस तरफ लेकर के आइए तो 2x² + x, ये 528 इधर आएगा तो -528 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 0। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, 2x² + x -528 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो स्थिति थी, हमें इसको कुछ इस तरीके से देखिए इस फॉर्म में राइट कर दिया है इसको। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। लिखिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल क्या है, 306 है। आप लोग समझिए, जैसे अगर हम कोई पूर्णांक हमने x लिया तो x का क्रमागत कौन सा हो जाएगा, x + 1। ठीक है, उसमें एक जोड़ेंगे तो हमें दूसरा इसके क्रमागत पूर्णांक मिल जाता है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा x + 1 है। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या बात कही जा रही है, देखिए क्या कहा जा रहा है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि इसका और इसका जब हम गुणनफल लेंगे, गुणनफल लीजिए x गुणे x प्लस 1। भाई हमने इसका और इसका गुणनफल लिया और ये जो गुणनफल है किसके बराबर है, 306 के। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, इस x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया x। अब इस 306 को इधर लेकर के आई तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट हमको मिला द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। चलिए मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, हमने x वर्ष मान लिया। ठीक है, अब रोहन की माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, देखिए रोहन के माँ की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। अब रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी यानी कि x प्लस 26 वर्ष, ए रोहन के माँ की वर्तमान आयु हो गई। चलिए अब 3 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए लिखिए 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी भाई, x वर्ष से 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा रोहन, तो यानी कि कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। लिखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर आप आज 5 साल के हैं तो आज के 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 5 प्लस 3 यानी कि 8 वर्ष के। आप समझिए आपकी उम्र अभी 15 वर्ष की होगी और आज के 3 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, 15 में 3 जुड़ जाएगा, 18 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। चलिए रोहन के माँ की आयु भाई, रोहन की माँ की वर्तमान x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद इनकी उम्र में भी 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 वर्ष की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, 26 में 3 जुड़ा 29। चलिए अब प्रश्नानुसार क्या बात कही जा रही है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो, यानी कि रोहन और इनकी माँ की जो आयु है का गुणनफल 360 हो जा रहा है। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो कितना हो जा रहा है, 360। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी आयु का गुणनफल यानी कि रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जा रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x। ठीक है, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29 यहाँ होता है 87। हल कर लीजिए इसको, x स्क्वायर 29 में आप 3 जोड़ोगे तो 29 3 कितना होता है 32x, 360 को इधर लेकर के आइए, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 360 प्लस 87 माइनस 360 यानी कि इसमें से आप इसको घटाइए, चिन्ह तो माइनस आएगा, माइनस लगा दीजिए। 10 में से 7 हमने घटाया 3 आ गया और यहाँ पर बचा 5, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से हमने 8 घटाया तो हमारे पास 7 आ गया और यहाँ पर बचा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास स्थिति थी, ये स्थिति थी, इसे मैं द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था
और स्टूडेंट इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अब हम मान लेते हैं जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें दो स्थिति है। पहली स्थिति देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो समय कितना लग रहा है स्टूडेंट, देखिए समय को हम टी मान रहे हैं। ठीक है, समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल। अब इतनी देखिए इतने समय में समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, देखिए कितनी दूरी तय कर रही है, x किलोमीटर की स्पीड से 480 किलोमीटर। तो कितना समय लगा, t समय लग रहा है। 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में x की स्पीड से चल रही गाड़ी, ठीक है, एक समान चाल से चल रही है, t समय लग रहा है। और इसको आप मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती। यानी कि दूरी तो भैया हमारी 480 किलोमीटर ही तय करना है। अब स्पीड में क्या कर दे रहा, कमी। भाई गाड़ी जब कम स्पीड से दौड़ेगी तो इतनी दूरी तय करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो समय तो टी था, टी से कितना अधिक समय लग रहा है, 3 घंटे का। तो इसमें आप 3 घंटा जोड़ दो और इसे अब आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से टी का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखने पर आप रखिए टी का मान, यहां से टी को उठाइए यहां रख दीजिए। तो टी का मान क्या है, 480 बटे में x प्लस यहां पर क्या है 3 है, इज इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8। अब स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए यहां पर बटे में 1 लगाइए। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करिए 480, इस x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3x और बटे में x आएगा। हर बराबर हो गया तो पूरे को हम जोड़ सकते हैं, जोड़ लिया हमने। 480 बटे में x माइनस 8। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इस x माइनस 8 को इधर भेजिए, तो उधर भाग के साथ है, इधर आएगा गुणे के साथ हो जाएगा 480 प्लस 3x। इस x को इधर भेजिए, हो जाएगा 480 x। हल कर लीजिए। चलिए इस x से मल्टीप्लाई करिए 480 में, 480 x, इस x से मल्टीप्लाई करिए 3x में, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 से गुणा करिए इसमें, 8 शून्य शून्य, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसी -8 से 3x में मल्टीप्लाई करिए, तो -8 गुणे प्लस 3 x कितना हो जाएगा, -24x इज इक्वल टू 480 x। अब आप ध्यान से देखिए, इधर प्लस 480 x है, इधर 480 x कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या 3 से आप भाग दे सकते हैं इसमें, तो भाग दीजिए। 4 8 12 3 15, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। चलिए 3 हमने कॉमन किया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। 3 यहाँ पर कॉमन किया, 3 8 24 8x। यहाँ से 3 हमने कॉमन किया, देखिए क्या बचेगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 8 14, 3 8 24, 3 0 0।
इज इक्वल टू 0। ए जो हमारा 3 है 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो 0 के इक्वल कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए ये जो स्थिति हमें दी गई थी, इस स्थिति को हमें द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना था। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दिया है? व्यक्त कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।